अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम और पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। देखेंगे कि क्या हमारे पास कल का जो लेक्चर था वो बेसिकली हमने देखा कि बीटा जो डिके है वो एक पजल के तौर पे हमारे सामने आया, क्योंकि उसमें जो आपके कंजर्वेशन लॉज थे वो वायलेट हो रहे थे। ठीक होगी बात। तो आज उसी में हम देखेंगे बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम के जब बीटा डिके होता है और उसकी एनर्जी जो लेके निकलता है बाहर, तो हम अगर उसका एक स्पेक्ट्रम बनाएं तो हमें पता चलता है कि भाई उसके पास कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी होती है। यानी जीरो से लेकर आपके पास मैक्सिमम लिमिट, जिसे हम एंड पॉइंट एनर्जी कह सकते हैं। इसका मतलब मिसाल दे रहा हूं, अगर 100 बीटा पार्टिकल निकले तो उसमें जीरो वाले भी होंगे, यानी जिनके पास जीरो एनर्जी होगी। उनके पास एक ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, यानी जिसे हम कह रहे हैं एंड पॉइंट एनर्जी, अगर वो इंतहाई कम होंगे, ना होने के बराबर। तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में भी ढेर सारे आपके पास बीटा पार्टिकल्स होंगे। तो अब ये जो एंड पॉइंट एनर्जी है, ये समझो तो मैक्सिमम एनर्जी है बीटा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव से सब्सटेंस से एमिटेड होती है। तो मैंने इसे लिखा एक्सपेक्टेड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू आपको जो ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वो है एंड पॉइंट एनर्जी। अब मैंने एक रेड कलर का बॉक्स डाला है। मैंने कहा जो ज्यादातर हम बीटा पार्टिकल एक्सपेक्ट करते हैं वो एक मखसूस एनर्जी रेंज के अंदर देख रहे होते हैं। इसके बाद की जो एनर्जी रेंज आप देख रहे हैं, जो आपको एक कर्व सी दिख रही है, ये हमें आपको कर्व नहीं मिलती। ये मिसिंग एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है कि भाई ये एनर्जी कहां से आ रही है, किसके पास है ये एनर्जी। तो ये चीज हमें नहीं दिखती वहां पे। तो अब जो जो एंड पॉइंट एनर्जी है, ये बुनियादी तौर पे बीटा जिसमें से निकल रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगी। ये जो आप कर्व देख रहे हो, इसमें एक वेल डिफाइंड पीक जैसे ये आपको दिख रही है, जो डिपेंड करेगी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसमें से, यानी बीटा पार्टिकल पे। यानी ये पूरी कर्व आपके पास बीटा मीटर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, ये जो आप कर्व देख रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ शार्प लाइन आपको मिलती हैं। ठीक है। वो शार्प लाइन बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर वाली नहीं होते, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से नहीं होती, बल्कि वो होती हैं उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो बाहर के एल एम शेल से जंपिंग करते हैं, तो वहां पे वो स्पाइक्स प्रोड्यूस करते हैं, इंटरकन्वर्जन जैसे कहते हैं। तो वहां से वो हासिल हो रही होती हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है कि आपके पास कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें एक एंड पॉइंट एनर्जी भी आती है, इसमें ये वाला पोर्शन जो मैंने हाईलाइट बॉक्स के बाहर वाला पोर्शन है, ये अनडिफाइंड था। ये नहीं पता चल रहा था ये एनर्जी कहां चली गई। तो ये जनाब अब आपके पास इससे कंट्राडिक्शन आ रही थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के अंदर। तो आपके पास कैलकुलेशन से पता चलता था कि जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी है वो कम होती जाएगी एक इक्वल अमाउंट से एंड पॉइंट एनर्जी में, मगर ज्यादातर बीटा पार्टिकल की एनर्जी होगी वो बेहद मच स्मॉलर। मैंने लिखा जैसे आपको ये बॉक्स में दिख रहा है, ये एंड पॉइंट मैक्सिमम एनर्जी से इंतहाई कम है, इनकी तादाद ज्यादा है, इधर नंबर है। तो एक बहुत बड़ी तादाद की जो एनर्जी है वो एंड पॉइंट एनर्जी से इंतहाई कम होगी। तो यहाँ पे आपके पास लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो वायलेट हो रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही थी कि ये बीच वाली जो एनर्जी है ये कहाँ गायब हो गई। ठीक है। तो अब आपके पास पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस की जानिब चलते हैं। 1930 के अंदर पॉली ने सजेस्ट किया कि एक ऐसा अनचार्ज पार्टिकल होगा जिसका जीरो मैस होगा, स्पिन हाफ होगी, और वो बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर आएगा। ठीक है। यानी बीटा पार्टिकल के साथ निकलेगा। तो अब इसका मतलब बीटा जब डिके होगा तो वहां से बीटा पार्टिकल भी आएगा, साथ में एक और पार्टिकल भी आएगा, और वो पार्टिकल उतनी एनर्जी कैरी करेगा जो गायब हो रही थी। यानी बीटा डिके के वक्त जो एनर्जी निकलनी थी ना, अब मिसाल के तौर पे एक जैसे न्यूक्लियस है, उसकी वेल डिफाइंड एनर्जी है, डिके हुआ, बीटा डिके हुआ। अब वो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसकी भी वेल डिफाइंड एनर्जी है। अब वो जो बीच में एनर्जी का आया गैप, उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी, और जो एनर्जी नहीं मिल पा रही थी हमें कि ये एनर्जी कहाँ चली गई, वो एनर्जी उस पार्टिकल के पास होगी। ठीक है। उसने इस पार्टिकल को नाम दिया न्यूट्रिनो। तो अब जो फार्मूला बन गया, जो आप कह लो, हो गया कि जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो एक प्रोटॉन, साथ में इलेक्ट्रॉन, साथ में एंटी न्यूट्रिनो आएंगे, और जब अगर प्रोटॉन आप कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में तो साथ में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो आएंगे। तो अब ये जो बेसिकली कंसेप्ट आया, इससे एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन भी, सेटिस्फिकेशन है, चार्ज भी, ये सारी अब इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि ये सारा कुछ यानी सेटिस्फाई हो सके। तो न्यूट्रिनो के पास जीरो चार्ज था,
इसका मतलब चार्ज तो पहले, अगर आप ऊपर लिखा हुआ रिएक्शन देखो न्यूट्रिनो के बगैर, तो चार्ज कंजर्वेशन तो पहले ही लागू हो रही है आपके पास, ठीक है, विदाउट न्यूट्रिनो भी यानी कंजर्वेशन थी। अगर न्यूट्रिनो के पास चार्ज होता तो जाहिर है वो आयनाइजेशन करता, क्योंकि एनर्जी लेके निकला है, वो आयनाइजेशन करता तो पता चलता कि डिटेक्ट हो जाता कि भाई यहाँ पे कोई और भी चीज आयनाइजेशन कर रही है। इसके अलावा अगर उसके पास चार्ज होता तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता। तो ये सारा कुछ है कि भाई इसके पास चार्ज नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था जीरो मैस, मगर अब मैं कह रहा हूं इसका वेरी स्मॉल मैस है, इतना स्मॉल के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑलमोस्ट जीरो मैस, तो जो मैस एनर्जी का बैलेंस है वो बताता है कि इंतहाई निग्लिजिबल रेस्ट मैस इसका होगा। फिर स्पिन की बात करें तो न्यूट्रिनो की स्पिन जो होगी वो 1/2 होगी, जो जाहिर सी बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम को समझाने में मदद करेगी हमारी। और ये फर्मियान्स होंगे, क्योंकि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इस पे अप्लाई करेंगे तो हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। फिर न्यूट्रिनो का एक एंटी पार्टिकल होगा, एंटी न्यूट्रिनो, जिसका जीरो रेस्ट मैस, जीरो चार्ज और उसकी स्पिन मगर -1/2 होगी। ठीक होगी बात। तो ये अब बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पता चला दो तरह के न्यूट्रिनो होंगे, एक के वो जिनकी जो स्पिन होगी वो राइट हैंड रूल के तहत होगी, अपने एक्सिस के तहत, और दूसरे की वो होगी जिनकी एक की लेफ्ट हैंड होगी, एक की राइट हैंड होगी। और आपके पास जो लेफ्ट हैंडेड होगा उसे न्यूट्रिनो बोलेंगे, जो राइट हैंडेड होगा उसे एंटी न्यूट्रिनो बोलेंगे। सिंबल आप देख सकते हैं इसकी। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपको दिख रहा है Bi83 210, आपके पास बीटा डिके हुआ, पोलोनियम बना 84 210, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल आया। अगर आप Cu29Cu84 देखें तो आपके पास 28Ni84, साथ में बीटा पॉजिटिव जिसे हम पॉजिट्रॉन कहेंगे, और साथ में न्यूट्रिनो मिट हो रहे हैं। अब ये चीज जो प्रेडिक्शन तो होगी 1930 के अंदर, एक्सपेरिमेंटली इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। ये 1960s के दौर में जाके इनको डिटेक्ट किया गया। क्योंकि वजह क्यों डिटेक्शन मुश्किल थी, क्योंकि इंटरेक्ट ही नहीं करते थे मैटर के साथ, इनकी इंटरेक्शन इंतहाई इंतहाई फीबल है, क्योंकि इनका चार्ज भी नहीं है, मैस भी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी नहीं करते। तो ये मटेरियल में से बगैर चेक किए गुजर सकते थे। यानी एक ऐसा एक फिनोमेना आ गया कि आपके पास उसको डिटेक्शन किस इंटरेक्शन से, आयनाइजेशन से पता चलता है आपको, या आपके पास कोई मैग्नेटिक इफेक्ट से पता चलता है, तो वो तो इसमें है ही कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत बड़े मटेरियल में से ये बगैर चेक किए, बगैर टक्कर खाए ये जा सकते थे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। ये आपके पास हाइपोथेसिस था, पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस की बुनियाद पे फर्मी ने आपके पास बीटा थ्योरी को समझाया, जो कल का हमारा टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।